नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम 12वीं कक्षा आरओ पुस्तक पढ़ रहे थे और आरओ का हमने काले मेघा पानी दे पाठ पूरा किया है और उसके बाद हम आ रहे हैं। अगला हमारा जो पाठ है वह है पहलवान की ढोलक, यानी कि पाठ है हमारा फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है पाठ। और इस पाठ में फणीश्वरनाथ रेणु की जीवन परिचय के बाद उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार यानी कि निर्माणकर्ता परमात्मा के बंधे बंधाए नियम कानून नीति और फार्मूले, देखो फार्मूले कैसे लिखा जाता है, फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। ये होते हैं कुछ ऐसे लोग जो इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं, उनके बारे में कहा है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, फणीश्वरनाथ रेणु की जो एक कहानी है पहलवान की ढोलक, बहुत ही रोचक और बहुत ही उम्दा तरीके से पेश की गई है। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति की सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। यानी कि ग्रामीण जीवन के बारे में जो लिखने की कला है वो फणीश्वरनाथ रेणु में जबरदस्त है। यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु आम आदमी की जो पीड़ा है उसको अभिव्यक्त करने में सबसे आगे है। रेणु की लेखनी अपने गांव, अंचल और संस्कृति को संजीव करने में अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो, सच्चा जीवन, वास्तविक जीवन जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से एक जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अनोखी बात है कि फणीश्वरनाथ रेणु ने गद्य में भी संगीत का आविर्भाव पैदा कर दिया है, जन्म पैदा कर दिया है, यानी कि उसको एक अंदाज में बना दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी साहित्य की क्या विधा है? कहानी है, साहित्य की विधा है प्रिय विद्यार्थियों, कहानी है। और इस कहानी में बताया है कि यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। आज के दौर में जैसे देख रहे हैं कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो फैल रही है, उसी तरह से ये भी उसी प्रकार की बीमारी पर आधारित पाठ है। यानी कि लेखक कहता है कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई सभ्यता, नई संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव जब पड़ता है, आरोपित होने का प्रतीक है। यानी कि जब पड़ता है तो उसकी सारी व्यवस्था और जीने की कला बदल जाती है। यह भारत पर इंडिया की छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान के लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। बहुत ही मतलब मासूमियत की भूमि पर पटक देती। कितना कलाकार है, कितना मेहनती है, कितना जज्बे वाला है, कितना सामाजिक गुण भरा पड़ा है। यानी कि इन कलाओं के आधार पर भी वह जो है एकदम धरती पर आकर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसी शौक को जो आज भी बहुत सारे गांवों में पहलवानी का शौक होता है और जहां पर भी कुश्ती आदि दंगल होते हैं तो लोग बहुत देखने के लिए आज भी जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इसके बाद में कहता है कि शौक को क्या पालती है, फिर भी पहलवान
जीवित ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे। भूख के कारण महामारी जो फैली हुई है, उससे दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है अपने ढोल से। आकि ये एक कला होती है। कोई भी पहलवान यदि किसी भी दंगल में उतरता है तो उसके जो प्रशंसक होते हैं उसे ताली बजाकर उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। वे मनोबल को ही बढ़ाना एक कला है, और उसके मनोबल को एक सही तरीके से बढ़ाया जाता है तो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी किसी भी मैदान को आसानी से जीत लेता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की जो शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, किस तरह से जज्बा पैदा होता है। तो एक करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। इसका मुख्य पात्र है लुट्टन। पहलवान जो है वो लुट्टन है, और वह ढोल बजाता है, और वह पोल पुरानी व्यवस्था में है। यह पोल पुरानी व्यवस्था की है, यानी कि पुरानी व्यवस्था पर नई व्यवस्था एकदम अचानक से छा जाए तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। नई व्यवस्था की क्या कला की प्रासंगिकता, उसकी वास्तविकता जो प्रसंग के अनुकूल चल रही है व्यवस्था की, मुखापेक्षी मुख के सामने, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाकारों की प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है। निश्चय ये पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ देता है कि किस तरह से एक पहलवान का जीवन, एक उसका जीने की कला किस तरह से ओधे मुँह गिर जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा का अति महत्वपूर्ण पाठ है, और आज के दौर का जो आज के संदर्भ में हम घरों में बैठे हैं, इसी प्रकार का ये पाठ है पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की जाड़े का दिन, और इसके बाद अमावस्या की रात ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से, मलेरिया किन बीमारियों की चर्चा है? मलेरिया। आज कोरोना वायरस है, उस समय मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव मतलब बहुत डरे हुए शिशु की तरह से थर थर काँप रहा था, रोते हुए डरते हुए शिशु बच्चे की तरह से काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, यानी कि सन्नाटे और अंधकार का, दुख और पीड़ा का एक मिला जुला जो साम्राज्य मतलब दबदबा, अंधेरा और निस्तब्धता, चुप्पी, मौन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न छांटने के लिए आता है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। ये कोई भी कहानी शुरू होती है वो प्राकृतिक सौंदर्य से, प्राकृतिक पीड़ा से, श्राप से, प्राकृतिक आपदा से शुरू होती है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, मानवीकरण कर दिया है। निस्तब्धता, मौन, चुप्पी, करुण सिसकियां और आहों की जल बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा, यदि कोई भावनाओं से भरा हुआ तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। कई बार हम देखते हैं आकाश में एकदम तारे टूटते हैं, हमें लगता है कि ये तारे नीचे गिर रहे हैं। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। यानी कि ये सबसे बड़े दुख की बात है कि वर्तमान दौर में जब एक के ऊपर पीड़ा आती है तो अन्य लोगों को हंसना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, सहारा बनना चाहिए। प्रकृति में जैसे कोई तारा टूटता है तो और तारे बताया कि और ज़्यादा चमक से खिलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। ये पैरा इम्पोर्टेंट पैरा प्रश्न छांटने के लिए।
सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता मौन को भंग कर देती थी, अवश्य भंग कर देती थी। देखो, ये इस प्रकार की कहानी में ये बताया गया है कि जब दुख पीड़ा होती है, चारों तरफ का वातावरण बड़ा दुख में होता है, कष्ट में होता है, तो आवाज़ भी डरावनी आती है। झोपड़ियों में कराने और कै करने की आवाज़, वोमिटिंग, हरे राम हे राम भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे में रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। ये रात्रि की निस्तब्धता में बाधा नहीं पड़ती थी, कोई नहीं उठता था, चुपचाप सभी सुनते रहते थे, डरे रहते थे और ये सोचते थे कि ये बीमारी कभी तेरे ऊपर ना आ जाए, इसलिए डरे डरे इसी प्रकार से रहते थे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, पहलवान की ढोलक जो कहानी है उसका हमने यहाँ तक पहरा पढ़ा, और यहाँ तक पढ़ने के बाद अगले वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये पैरा प्रश्न छांटने के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, और इसमें से प्रश्न भी बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से एक पहलवान के ऊपर आपदा का पहाड़ किस तरह टूटता है। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार।